गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है स्पूनर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस दिल्ली ITAT की जी बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर 85 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 44 पे रिपोर्ट हुआ। दोस्तों, इस केस के दो पहलू हैं। इस केस के अंदर असेसी को लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया। जो स्क्रूटनी का मैटर था वो ये था कि असेसी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए थे, इस वजह से असेसी को स्क्रूटनी का नोटिस मिला था। जब प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए गए तो असेसी ने स्क्रूटनी के दौरान डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए थे और असेसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई थी। असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को नहीं माना और कोई भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में वैल्यूएशन रिपोर्ट के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं की और ये नहीं बताया कि कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट में कोई खामी है या कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो DCF मेथड की वैल्यूएशन को नहीं मान रहे और असेसी की सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में एडिशन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि EO का इस मैटर पे नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था। जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि जो असेसी ने लोन्स लिए हुए हैं डायरेक्टर से, डायरेक्टर्स के रिलेटिव से, वो लोन्स भी जो है वो जेन्युइन नहीं है। लेकिन ये लोन्स जो हैं, लोन्स का पॉइंट लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर कवर नहीं था। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने इन लोन्स की भी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और असेसी ने पूरा कॉपरेट किया, हालांकि वो मैटर लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर कवर नहीं था। और असेसी ने जिनसे भी लोन लिया था उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनके इनकम टैक्स के पर्टिकुलर्स, उनकी बैलेंस शीट, जो कुछ भी असेसी उनके बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता था असेसी ने सबमिट किए। बाद में जब एट द फैग एंड ऑफ द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर साहब ने CIT साहब को ये लिखा कि ये लिमिटेड स्क्रूटनी थी और मैंने इसको फुल स्क्रूटनी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन असेसिंग ऑफिसर पहले ही असेसी को जो मैटर्स लिमिटेड स्क्रूटनी में कवर नहीं थे उसके लिए नोटिस इशू कर चुका था। लेकिन CIT साहब ने इसको लिमिटेड स्क्रूटनी से कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट करने का परमिशन दे दिया और जैसे ही परमिशन असेसिंग ऑफिसर को मिली, नेक्स्ट डे असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के अगेंस्ट जो है वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो इस केस में असेसी के अगेंस्ट दो एडिशन की गई। एक तो शेयर प्रीमियम को लेकर के एडिशन की गई जिसके अंदर रूल 11 UA के अंदर जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन्स को की गई जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी में कवर नहीं थे। असेसी जो है इन दोनों एडिशंस के लिए CIT अपील साहब के पास गया और उन्होंने बताया CIT अपील साहब को कि डिपार्टमेंट की दो इंस्ट्रक्शंस हैं। जब कभी भी एक लिमिटेड स्क्रूटनी को फुल स्क्रूटनी में कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन ली जाती है और तभी जो है वो कंप्लीट स्क्रूटनी का नोटिस असेसी को इशू किया जा सकता है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन हैं, एक इंस्ट्रक्शन नंबर 20 है 2015 की और एक इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है 2016 की। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन किया और अनलॉफुल तरीके से लिमिटेड स्क्रूटनी को फुल स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर दिया। CIT अपील एज़ यूजुअल EO की बात नहीं मानी, असेसी की बात नहीं मानी और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपेल रखा। फिर ये दोनों मैटर दिल्ली ITAT के पास गए और दिल्ली ITAT ने पूरी असेसी की बात सुनी और अपना ऑर्डर असेसी के फेवर में पास किया। जो पहला इशू था जिसके लिए लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया था शेयर प्रीमियम पे, उसके बारे में ITAT ने ये कहा कि असेसी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो कि रूल 11U में प्रेस्क्राइब्ड है उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो दी है और EO ने और CIT अपील ने कुछ भी उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में
नेगेटिव नहीं कहा है, कोई भी उसमें डेफिशिएंसी नहीं निकाली है, इसीलिए उस DCF मेथड की वैल्यूएशन रिपोर्ट को माना जाएगा और असेसी की इस बात पे एडिशन नहीं की जा सकती। और जो दूसरा मैटर था जिसके लिए EO ने लिमिटेड स्क्रूटनी से अनलिमिटेड स्क्रूटनी में कन्वर्ट कर दिया था, उसके लिए ITAT ने कहा कि इसको कन्वर्ट करने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था। पहले कमिश्नर से परमिशन लानी थी और उसके बाद ही असेसी को जो है वो अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में असेसिंग ऑफिसर उससे पूछताछ कर सकता था। तो ITAT ने इस टेक्निकल ग्राउंड पर उस एडिशन को डिलीट कर दिया और उसके बाद अपने फर्दर ऑर्डर में ये लिखा कि यदि मेरिट पे भी इस मैटर को देखा जाए तो असेसी ने अपना पूरा बर्डन डिस्चार्ज किया, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करी, उनके सारे क्रेडेंशियल्स सबमिट किए, ITR की कॉपी सबमिट की, बैलेंस शीट सबमिट करी, तो अपना बर्डन असेसी ने पूरा शिफ्ट कर दिया था असेसिंग ऑफिसर पर। तो यदि असेसिंग ऑफिसर एडिशन करना चाहता था तो उसको पहले उन डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल के या इंक्वायरी करके असेसी पर बर्डन शिफ्ट करना चाहिए था एडिशन करने से पहले कि ये जो डॉक्यूमेंट्स असेसी ने सबमिट किए हैं ये रिलायबल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना तो असेसिंग ऑफिसर के लेवल पर और ना ही CIT अपील के लेवल पे ऐसा किया गया, इसलिए ITAT ने इन दोनों एडिशंस को डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम कोई ऐसे मैटर को डील कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड स्क्रूटनी से फुल स्क्रूटनी में केस को कन्वर्ट किया गया है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस डेट पे EO ने कमिश्नर की परमिशन लाया है और हमको कब उसका नोटिस इशू किया है। यदि वो नोटिस पहले इशू किया गया है तो असेसिंग ऑफिसर उस पॉइंट पे हमारी एडिशन नहीं कर सकता। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Spooner Industries Private Limited versus Income Tax Officer, and this case has been decided on December 28, 2020. Friends, this is the complete deliberation of this case. At this point, I just want to appeal to you that please subscribe my channel so that you can receive the future notifications of my coming deliberation of cases. Thank you, friends. Thank you.